रावण एक बेहद ज्ञानी व्यक्ति था। बल्कि यूं कह सकते हैं कि एक प्रचंड विद्वान था। लेकिन रावण ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अधर्म फैलाने के लिए किया। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने अधर्म का विस्तार किया अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके। ठीक इसी प्रकार आज के युग में भी कई ऐसे स्कॉलर्स हैं, कई ऐसे तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है, प्रज्ञा की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी बुद्धि का दुरुपयोग भारत के विरोध में, हिंदुइज्म के विरोध में प्रोपोगंडा फैलाने के लिए कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री और आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रही हूं जो कि रावण के 10 सिरों का मेटाफर लेती है। रावण के जो 10 सर है उसका रूपक लेती है और इस रूपक के माध्यम से हमें 10 ऐसे हिंदू फोबिक स्कॉलर्स के बारे में बताती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके खिलाफ हमें सचेत करती है, जिनकी जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ है, उनकी जितनी भी शोध एक्टिविटीज़ हैं, वो सब भारत विरोधी हैं, हिंदुइज्म विरोधी हैं। और ये बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित नाम हैं जो कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ में कार्यरत हैं, वहाँ के इंडोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, या फिर वहाँ के जो एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर दूसरे प्रकार के भारत की स्टडीज़ से संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं। मैं बात कर रही हूँ 10 Heads of Ravana की। 10 Heads of Ravana, a critique of Hindu-phobic scholars, edited by राजीव मल्होत्रा एंड दिव्या रेड्डी। तो जैसा कि नाम से पता चल जाता है, 10 Heads of रावण यानी कि रावण के 10 सर, और जिस प्रकार से रावण के 10 सर हैं तो उसी प्रकार से इसमें 10 स्कॉलर्स के 10 हिंदू फोबिक स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं, जो कि जैसा कि मैंने कहा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स है। तो सबसे पहले हम इन स्कॉलर्स के नाम जान लेते हैं। कौन है ये 10 स्कॉलर्स? तो रोमिला थापर सबसे पहले, रोमिला थापर पे ऐसे है, फिर शेल्डन पोलक, फिर तीसरा ऐसे है माइकल विट्जल पे, फिर देवदूत पटनायक, इरफान हबीब, शशि थरूर, ऑड्रे ट्रुश्के, रामचंद्र गुहा, कंचा इलैया और वेंडी डॉनिगर। तो इन 10 हिंदू फोबिक स्कॉलर्स पे ये किताब है और किताब का संपादन राजीव मल्होत्रा जी ने किया है। लेकिन ये जो एसेज हैं ये अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा लिखे गए हैं, अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा रिसर्च्ड हैं, और 10 निबंधों का संकलन है ये किताब। और हर निबंध में आपको एक हिंदू फोबिक स्कॉलर्स के बारे में, कि उनके जो भी मेन आर्गुमेंट्स हैं, उनकी मेन थीसिस है, उनकी पुस्तकों के जो बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं जिनके माध्यम से वो प्रोपोगंडा करते हैं, उन सभी मेन आर्गुमेंट्स का आपको काउंटर मिल जाएगा। और बहुत ही अकादमिक भाषा में अकादमिकली उनके आर्गुमेंट्स को काउंटर किया गया है, यानी कि सोर्सेस को, तमाम तरीके के सोर्सेस को साइट किया गया है, या तो सोर्सेस से डायरेक्ट कोट किया है ऑल्टरनेटिव सोर्सेस से, या फिर पैराफ्रेज किया गया है। तो इसमें आपको मूल भारतीय स्रोत भी मिल जाएंगे और वेस्टर्न सोर्सेस भी मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात इस किताब की मुझे ये लगी कि इनके आर्गुमेंट्स को काउंटर करते वक्त कोई भी इनके निजी जीवन पर या फिर इनके निजी किरदार पर किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं किया गया, बल्कि बड़ी शालीन भाषा में बहुत ही प्रोफेशनली सिर्फ इनकी विचार, जो इनकी विशैली विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को काउंटर किया गया। जबकि इनकी खुद की राइटिंग्स में और ये जो खुद इनके जो भाषण होते हैं उसमें कितनी ही पर्सनल अटैक्स भी किए जाते हैं दूसरे खेमे के लोगों पर। लेकिन इस पुस्तक में जिन्होंने ऐसे लिखे, उन्होंने इस प्रकार का कोई भी पर्सनल अटैक नहीं किया, बल्कि ये बहुत ही एकेडमिक एक्सरसाइज है। और हर चैप्टर के, हर निबंध के अंत में आपको रेफरेंसेस की एक लंबी लिस्ट मिलेगी, बल्कि कई कई पेजेस की रेफरेंसेस जाती हैं। तो हालांकि एकेडमिक बुक है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन इसको पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। आपको ये किताब समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस किताब की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जिन विचारों की आलोचना की गई है, इन हिंदू फोबिक स्कॉलर्स के जो विचार हैं, उन सभी विचारों के बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। बल्कि ये वही विचार हैं भारत के विरोध में, भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय संस्कृति के विरोध में, या फिर भारत के प्राचीन इतिहास को लेकर, हमारे कल्चर को लेकर। ये वही विचार है, वही वोक विचारधारा है जिनसे आजकल हम चारों ओर घिरे रहते हैं, जो कि हमें मीडिया स्पेस में, टीवी चैनल्स में, समाचार पत्रों में, पब्लिक स्पेसेस में, तथाकथित इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में, हर जगह हमें इन विचारों की झलक मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये विचार कहीं बाहर से आ रहा है, या फिर अगर एकेडमिक्स है तो एक
विभाजन रेखा है एकेडमिक वर्ल्ड के बीच में और एक नॉर्मल वर्ल्ड के बीच में, बल्कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से, और कई बार आप खुद हैरान रह जाएंगे देख के कि जिस वो विचारधारा से आप खुद ही चारों तरफ घिरे रहते हैं, और भारत का खास करके जो एजुकेटेड वर्ग है वो जिस वोक विचारधारा से हिंदुइज्म को लेकर, सेक्युलरवाद को लेकर घिरा रहता है, उस विचारधारा के जो कर्ता धर्ता है वो ये एकेडमिक वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल्स हैं, और किस प्रकार से इनकी जो तथाकथित रिसर्च है, इनका जो तथाकथित बायस्ड शोध है, वो इस विचारधारा का मूल स्रोत है। तो इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको सारे नाम बताए, बहुत से नाम हैं, 10 स्कॉलर्स हैं पूरे, और इनमें से कई स्कॉलर्स के बारे में तो आप नहीं जानते होंगे शायद, क्योंकि ये प्योरली एकेडमिक स्कॉलर्स हैं, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय या फिर दूसरी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के इंडोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो संस्कृत की स्टडी हो या एंशिएंट टेक्स्ट की या एंशिएंट हिस्ट्री की स्टडी, वहाँ के पोस्ट कलोनियल डिपार्टमेंट्स में, तमाम तरीके के डिपार्टमेंट्स में ये कार्यरत हैं। तो अगर आप एकेडमिक वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करते तो शायद आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन कई स्कॉलर्स इसमें ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप शायद जानते होंगे, जैसे कि शशि थरूर, देवदूत पटनायक, रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर। इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, खासकर कि विशेषकर कि शशि थरूर और देवदूत पटनायक दो इस प्रकार की, जिसे हम कह सकते हैं हिंदूफोबिक स्कॉलर्स हैं, कि जो कि बहुत ही, जिनकी मीडिया प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा है, और हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी मुद्दे को लेके ये कमेंट करते हैं, तो ये मीडिया स्पेस में काफ़ी छाए हुए हैं, और इसलिए मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और उनके प्रोपोगंडा को काउंटर करना बहुत ही आवश्यक है। तो खैर, अब किताब पे आते हैं, पुस्तक पे आते हैं, और मैं संक्षिप्त में आपको पुस्तक के बारे में, इसके जो मेन बातें हैं उनके बारे में समझाने का प्रयास करूंगी। तो अगर हम अब हर स्कॉलर को अलग से देखेंगे, उन पर अलग से डिस्कशन करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, इतना समय हमारे पास नहीं है। तो मैंने क्या तरीका निकाला है कि जो इसमें हमारे पास कॉमन थीम्स हैं, जो कि इस प्रकार के मुद्दे हैं जिन पर हर स्कॉलर ने, हर हिंदूफोबिक स्कॉलर ने कुछ न कुछ लिखा है, और उन जिन मुद्दों को इन पुस्तक में उठाया गया है, तो उन मुद्दों को मैं एक साथ ले रही हूँ, और एक एक मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा जिसको इस किताब में उठाया गया है, और जो ज़्यादातर अधिकतर हिंदूफोबिक स्कॉलर्स जो हैं वो इस प्रोपोगंडा में ग्रस्त हैं, वो मुद्दा है कि किस प्रकार से ये लोग, ये सभी हिंदूफोबिक स्कॉलर्स, जो मुगल कालीन इतिहास है भारत में, जो चाहे वो मुगल शासन के समय आए या उससे पहले भी जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए, उनके शासनकाल को, उनके इतिहास को किस प्रकार से ये महिमा मंडित करते हैं, और हिंदुओं पर उन्होंने जो अत्याचार किया, अत्याचार शब्द तो शायद बहुत ही एक माइल्ड शब्द है इसके लिए, लेकिन चूंकि हम यूट्यूब पर हैं तो इसीलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वोकैबुलरी का प्रयोग नहीं करी, सिर्फ अत्याचार शब्द तक अपने आप को सीमित रखूंगी। जो क्रूरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया हिंदुओं के खिलाफ, उन पर अत्याचार किया, और किस प्रकार से हिंदुओं के मंदिरों को, उनको पूजा पाठ के स्थलों को, धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया इस्लामिक इन्वेडर्स ने, नष्ट भ्रष्ट किया। तो इस पूरे प्रकरण को वाइट वॉश करना इन हिंदूफोबिक स्कॉलर्स की एक कॉमन थीम रही है, और बजाय इसके इन स्कॉलर्स, ये जो स्कॉलर्स हैं, ये इस्लामिक इन्वेडर्स को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करते हैं, सेक्युलर दिखाने का प्रयास करते हैं, और जो हिंदुओं के विरोध में इनके जो क्राइम्स हैं, उन क्राइम्स को वाइट वॉश करते हैं, बल्कि वाइट वॉश नहीं करते, इस्लामिक रूलर्स का महिमा मंडन भी करते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम तो हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में जो आता है वो रोमिला थापर का आता है, और पहला ऐसे ही पुस्तक में रोमिला थापर के बारे में है कि किस प्रकार से रोमिला थापर की पूरी स्कॉलरशिप ही इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार से जो मेडिवल हिस्ट्री है इंडिया की, उसको एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से लिखा जाए, और उसको पूर्वाग्रहों से ग्रस्त करके बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाए कि जितनी भी किताबें हैं, जैसे कि हमने खुद भी इस प्रकार की किताबें पढ़ी है, कि जितनी भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें मेडिवल इंडिया पे जो मुगल रूलर्स हैं, उन पे इतना बड़ा चैप्टर होता है, और उनकी इतनी तारीफ होती है, उनका इतना बखान किया जाता है, और जो भारतीय रूलर्स, जो हिंदू रूलर्स होते हैं, जो दक्षिण भारत के हिंदू किंगडम्स थे, उन पर एक बस छोटा छोटा पैराग्राफ करके उनको समाप्त कर दिया जाता है, उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये जो पूरा एक बायस्ड पैटर्न है मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री स्टडीज का भारत में, जिसमें मुगलों को इतना महिमा मंडित कर दिया गया है कि चाहे वो कला हो या चाहे वो आर्किटेक्चर है, कुछ भी हो, भारत में जो कुछ भी है सब कुछ मुगलों की देन है, गंगा जमुनी तहजीब है। तो
ये जो प्रोपोगंडा है इसको काउंटर किया गया है इन एसेस के माध्यम से, और इसमें इन सभी स्कॉलर्स किसी ना किसी तरीके से इस प्रोपोगंडा में इन्वॉल्व है। जैसा कि मैंने कहा, रोमिला थापर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम उभर के आता है, जिनका पूरा करियर इस बात पे टिका हुआ है कि किस प्रकार से जो मुगलों का जो क्रूरतापूर्ण इतिहास है उसको वाइट वॉश कर दिया जाए। फिर जो दूसरा नाम है इसमें ऑड्री ट्रुश्के की भी स्कॉलरशिप इसी पर केंद्रित है। और ऑड्री ट्रुश्के के बहुत से आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर किया गया है लॉजिकली। जो ऑड्री ट्रुश्के का निबंध है उसमें पूरी एविडेंस के साथ और बहुत ही अजीब व गरीब आर्ग्यूमेंट्स हैं स्कॉलर्स के। और मेरे ख्याल से ऑड्री ट्रुश्के का ही ये आर्ग्यूमेंट है कि जो अगर मंदिर तोड़े भी गए थे, कि जिन मुगल शासकों ने या इस्लामिक इन्वेडर्स ने जो भी मंदिर तोड़े हिंदू शासकों के, उनको पराजित करने के बाद, तो इसमें कोई वैसा एंगल नहीं था, इसमें कोई धर्म का कोई काफिर वाला रिलीजियस एंगल नहीं था, बल्कि ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि अगर हिंदू रूलर्स भी एक दूसरे पे आक्रमण करते थे और किसी किंगडम पर अपना शासन स्थापित कर लेते थे, तो हिंदू रूलर्स भी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते थे। तो इस प्रकार की दलीलें दी ऑड्री ट्रुश्के ने, और इसके लिए आपको निबंध पढ़ना पड़ेगा। पूरे निबंध में विस्तार से आप समझेंगे कि किस प्रकार से जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, उन्होंने ऑड्री ट्रुश्के की और रोमिला थापर की भी इन सब दलीलों को एक एक करके सिरे से ध्वस्त किया। फिर एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि किस प्रकार से कि जो मुगल शासकों का जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार था और हिंदुओं के विरोध में, और जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस की, तो उसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं था, उसमें सिर्फ एक व्यावसायिक एंगल था, एक बिजनेस और ट्रेड से जुड़ा एंगल था। तो हमें इस प्रकार की चीज़ें बहुत सी देखने को मिल जाती हैं इन स्कॉलर्स के, हिंदूफोबिक स्कॉलर्स के वर्क में, कि जो एक इस्लामिक इन्वेडर्स का जो इस्लाम वाला एंगल है इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं और इनके क्राइम्स को वाइट वॉश करते हैं। और भी इसमें जैसे कि इरफान हबीब एक स्कॉलर है, तो इरफान हबीब के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो किस प्रकार से इरफान हबीब भी इन सभी क्राइम्स को वाइट वॉश करते हैं, और अभी भी वही एजेंडा चला रहा है आजकल के समय में। इसके बारे में भी आपको जानने समझने को मिल जाएगा। फिर चाहे वो शशि थरूर हो या रामचंद्र गुहा हो, ये सभी कहीं ना कहीं मुगल इन्वेडर्स का जो इतिहास है उसे वाइट वॉश करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सभी बातें एक ऐसी बातें हैं जो कि जब आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, और फिर तब आप आपस में तार जोड़ पाएंगे कि जिस तरीके की बातें जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, जो लेफ्ट लिबरल का पूरा इकोसिस्टम है, वो जिस प्रकार की बातें फैलाता है, भ्रांतियां फैलाता है, और जिसको लेकर, जिन बातों को लेकर तमाम प्रोटेस्ट होते हैं, तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, तो किस प्रकार से उन सब मुद्दों की जो जड़ें हैं वो अकादमिक हैं, वो इन सब हिंदूफोबिक स्कॉलर्स की तथाकथित रिसर्च में निहित है। तो आपको ये कनेक्शंस आप खुद बना पाएंगे पुस्तक पढ़ने के बाद। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, और जो एक पैरेलल थीम है जो कि हिंदूफोबिक स्कॉलर्स के काम में, वर्क में रन करती है, और जिसको काउंटर किया गया है इस पुस्तक में, वो है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। तो इनमें से अधिकतर सभी स्कॉलर्स ने आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का सहारा लिया है, और जो इंडोलॉजिस्ट, जो ब्रिटिश शासन के समय के इंडोलॉजिस्ट आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को कोट करते थे, इन्होंने उन्हीं सोर्सेस को लेकर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के आधार पर ये प्रमाणित करने की कोशिश की है कि भारत का एक नेशन स्टेट के तौर पर कोई अस्तित्व है ही नहीं, यानी कि भारत में कभी कोई मूल निवासी, कभी कोई ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स रहे ही नहीं, बल्कि भारत तो देश ही माइग्रेंट्स के ऊपर बसा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर यूरोपीय गौर वर्ण के यूरोपीय लोग आए जो कि आर्यन कहलाए, और फिर ये आर्यंस यहाँ पे आके बस गए, और फिर इसके बाद इस्लामिक इन्वेडर्स आए, तो फिर मिक्सिंग हुई, और फिर ब्रिटिश, तमाम तरीके की चीज़ें। तो भारत कोई नेशन स्टेट नहीं है, और भारत का कोई एक देश के तौर पर, एक कंट्री के तौर पर कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी मिली जुली सभ्यताएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। तो इस, और ये आर्यन, जैसा कि मैंने कहा, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को आधार मानते हैं ये साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि भारत के कोई ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नहीं थे, कोई मूल निवासी नहीं थे। जबकि यहाँ बेहद महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि ये पुस्तक हमें बताती है, कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी जो है वो कब की आउटडेटेड हो चुकी है, डिस्क्रेडिट हो चुकी है, और भारत में ही कितना सारा हमारे पास वैज्ञानिक डेटा, साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है, कितने सारे
आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हो चुके हैं, चाहे वो राखी गढ़ी में हो या कहीं भी, जहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का, तो इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर डिस्क्रेडिट किया जा चुका है। लेकिन ये हिंदूफोबिक स्कॉलर्स क्या करते हैं कि ये सिलेक्टिवली एविडेंस लेते हैं, यानी कि इन्हें पहले से पता है, इनकी राइटिंग तो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, तो इन्हें पहले से ही मालूम है कि हमें प्रमाणित क्या करना है, हमें कहना क्या है, तो ये उसी हिसाब से अपने सोर्सेज चूज करते हैं। और जो सोर्सेज जो बाद में पूरी रिसर्च हुई है, जो कि आर्य एविडेंस थ्योरी को डिस्क्रेडिट करते हैं, जो सोर्सेज, उन सोर्सेज को ये बिल्कुल मतलब रेफर ही नहीं करते, उनके बारे में कुछ भी बातचीत नहीं करते। तो ये जो फंडा है कि भारत की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है और इसलिए भारत में किसी भी प्रकार का कोई राष्ट्रवाद लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इससे जो है वो भारत की स्पिरिट के खिलाफ जाता है, भारत की थॉट्स के खिलाफ जाता है। भारत में तो मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं और मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल परंपराएं हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत जानी पहचानी लगती है। और जब हम ये बातें सुनते हैं तो हम इसको, कोई भी जो आम व्यक्ति होगा वो इसको बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेता है, क्योंकि हिंदुइज्म की विचारधारा भी यही मानती है, सब लोगों को बराबर मानती है और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। और हिंदुइज्म चूंकि वास्तविकता में प्लूरलिस्टिक है, तो हिंदुइज्म की इसी क्वालिटी का प्रयोग उसके विरोध में करते हैं ये हिंदूफोबिक स्कॉलर्स। तो इस प्रकार की जब अब बातें आपको सुनने को मिलती हैं, तो जैसा कि मैंने कहा, ये कोई नई बातें नहीं, आपको रोज सुनने को मिलती है। और भी इसमें जो स्कॉलर्स हैं, जैसे कि शशि थरूर हो गए और देवदूत पटनायक हो गए, रामचंद्र गुहा, वो भी उस प्रकार की ही बातें करते हैं। तो ये लेफ्ट लिबरल कबाल का एक बहुत अच्छा प्लॉय है कि किसी भी राष्ट्र के जो लोग हैं, उस राष्ट्र के जो नागरिक हैं, जब आप उनको उनकी आइडेंटिटी को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगे और आप उनको ये पार्ट, पहले ये पार्ट पढ़ा दीजिए कि तुम लोग तो सब अलग अलग माइग्रेंट्स हो और तुम्हारी कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है, तो एक राष्ट्रीय, जिसको कहते हैं कि एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व का निर्माण कभी हो ही नहीं पाएगा। और ये लोग कभी भी, उनके खिलाफ जो विरोध में जो प्रोपोगंडा हो रहा है उसके खिलाफ ये लोग कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सब आपस में लड़ते रहेंगे और इनकी कोई एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी बन नहीं पाएगी। तो ये सब हिंदूफोबिक स्कॉलर्स, जैसा कि मैंने कहा, नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को भी क्रिटिक करते हैं कि नेशंस आर्बिट्ररी हैं और उनके बीच की बाउंड्रीज कृत्रिम विभाजन रेखाएं होती हैं। तो कोई भी जो एजुकेटेड अंग्रेजी बोलने वाला भारतीय व्यक्ति है, वो इस विचारधारा के प्रति बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि ये सब बातें सुनने में बहुत रैडिकल लगती हैं, सुनने में बहुत रेवोल्यूशनरी लगती हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग है बहुत खतरनाक बात है। और भारत के खंडन के लिए, भारत को छिन्न भिन्न करने के लिए इन सभी बातों का प्रयोग किया जाता है। आप खुद ही सोच के देखिए कि कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन हो, चाहे वो रोमन सिविलाइजेशन हो, वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो, जब इनका इतिहास लिखा जाता है या फिर ये जब अपने आप को बाहर के विश्व के, पूरे विश्व के सामने अपने खुद के इतिहास को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को उस रूप में चित्रित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा इतिहास एक बाइंडिंग इतिहास है, यानी कि जो उनकी परंपराएं हैं, उन परंपराओं का कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, कॉमन ग्राउंड तलाशते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि भारत को अंदर से तोड़ने में लगे हैं, तो भारत के संदर्भ में बात बड़ी अजीब मालूम होती है कि इतनी प्राचीन सभ्यता है, इतना प्राचीन इतिहास है, लेकिन फिर भी सारे इतिहासकार, जिसमें से अधिकतर भारतीय इतिहासकार है, वो सब इसी कवायद में लगे हैं कि किस प्रकार से ये दिखाया जाए कि भारत की तो कोई प्राचीन सभ्यता है ही नहीं, भारत की कोई प्राचीन संस्कृति है ही नहीं। और अगर कोई इस पर शोध करता है, इसके बारे में बातें करता है कि भारत ने प्राचीन समय में विज्ञान में क्या, किस प्रकार की उन्नति की थी, या फिर मेडिसिन में, तो उसकी मजाक बनाओ और ये दिखाओ कि हमको सब कुछ पश्चिमी सभ्यता ने दिया है, सभी कुछ पश्चिमी सभ्यता की देन है। फिर तीसरा जो पॉइंट इस पुस्तक में उठाया गया है वो है कि ये हिंदूफोबिक स्कॉलर्स जिस प्रकार से, जैसा कि पहला पॉइंट था कि इन्होंने मेडिवल जो इस्लामिक रूलर्स थे उनका ग्लोरिफिकेशन किया, तो उसी प्रकार से इन्होंने ब्रिटिश शासन को भी महिमा मंडित किया है। और इसमें रामचंद्र गुहा का नाम सबसे ऊपर आता है, फिर शशि थरूर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इन स्कॉलर्स का मानना है कि भारत को ब्रिटिश शासन से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बल्कि हिंदू धर्म में भी जो कुछ भी इंटरनल रिफॉर्म्स हुए वो सब ब्रिटिश शासन की वजह से ही हुए। अगर ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित नहीं होता तो भारत उस प्रकार से आधुनिक मॉडर्न नहीं बन पाता। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि पहले भारत में जिस प्रकार की कुरीतियाँ थी, चाहे वो कास्ट सिस्टम को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर हो, तो भारत उन्हीं कुरीतियों में जकड़ा रहता। तो ब्रिटिश शासन ने
जो है वो भारत को रेस्क्यू किया और एक मॉडर्न आइडेंटिटी दी। तो ब्रिटिश शासन को लेकर, जैसा कि मैंने कहा, वही कॉलोनियल प्रोजेक्ट अब एक नियो कॉलोनियल रूप में चलता है। और ये सभी हिंदूफोबिक स्कॉलर्स भले ही रहते ये भारत में हैं, लेकिन जो इनके सोर्सेज हैं वो सब उसी प्रकार के कॉलोनियल सोर्सेज हैं, और ये उसी प्रकार का एजेंडा अपनी राइटिंग्स में चलाते हैं। फिर चौथा पॉइंट, और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग प्रोपोगंडा है जो कि इनमें से काफ़ी सारे हिंदूफोबिक स्कॉलर्स फैलाते हैं, वो ये है कि हिंदू धर्म को लेके बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। हिंदू धर्म को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, और उसमें सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो ये लोग ये फैलाते हैं कि हिंदू धर्म वास्तविकता में कुछ है ही नहीं। सनातन धर्म के ओरिजिन पर, उसकी शुरुआत पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन संस्कृति है। बल्कि ये कहते हैं कि सनातन धर्म का अपना कुछ है ही नहीं। हिंदू धर्म तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद में ये मनगढ़ंत इन्होंने नाम बना दिया हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू धर्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। बल्कि हिंदू धर्म को एक्सप्लॉयटेटिव दिखाने के लिए इस प्रकार की मनगढ़ंत थ्योरीज गढ़ी जाती हैं, फिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी से जोड़कर, और वो जो आर्य द्रविड़ वाला डिवाइड है गोरे कालों का, कि जो ब्राह्मण होते हैं जिनको एक एक्सप्लॉयटेटिव वर्ग के रूप में चित्रित किया गया है, कि ब्राह्मणों ने जितने भी आदिवासी थे और जितने भी दलित थे, इनकी जो परंपराएं थी, इनके जो कस्टम्स थे, इनकी जो मान्यताएं थी, उन सबको चुरा के, उनको अप्रोप्रिएट करके और उनको एक नई परिभाषा देके, उनकी एक नवीन परिभाषा गढ़ के, और उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए अपना खुद का ये हिंदुइज्म बना दिया, अपना खुद का एक सनातन धर्म बना दिया। तो ब्राह्मणों को विशेषकर की बहुत ही विलेन रूप में चित्रित किया गया है कि ब्राह्मण जो है, और ये जो हिंदुइज्म है ये ब्राह्मणों का इन्वेंशन है, और समाज को कंट्रोल करने के लिए, खास करके दलितों को कंट्रोल करने के लिए और समाज को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने ये हिंदू धर्म गढ़ा है, सनातन धर्म गढ़ा है। और जितने बेचारे आदिवासी हैं या दलित हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके गॉड्स हैं, उनको अप्रोप्रिएट करके, मिलीजुली खिचड़ी करके ये हिंदू धर्म बना है। इसका अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का खतरनाक प्रोपोगंडा गढ़ा जा रहा है हिंदू धर्म के विरोध में। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, ये है कि सनातन धर्म के ओरिजिन्स, हिस्टोरिकल ओरिजिन्स को लेकर भी काफ़ी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जैसे कि एक तो ये है, एक हिस्से में मैंने पढ़ा था, मुझे याद है, कि किस प्रकार से ये दिखाया गया है कि जो वैदिक रिचुअल्स हैं, कि उनकी ओरिजिन्स जो ईरान का ज़ोरास्ट्रियनिज्म रिलीजन है, कि ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म इनको प्रेसीड करता है, और इन वैदिक रिचुअल्स का अपना कोई नहीं है। जो फायर रिचुअल्स होते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म से बोरोड है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म से रिलेटेड है। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदू धर्म का अपना कुछ नहीं है और सभी कुछ यहाँ वहाँ से बोरोड है। तो वही वाली बात आ रही है, जैसा कि इन्होंने कहा कि, जैसे कि हिंदूफोबिक स्कॉलर्स कहते हैं भारत के बारे में कि भारत का अपना कुछ नहीं है, सब माइग्रेशन है, वैसे हिंदू धर्म का अपना कुछ नहीं है, कुछ भी, इसलिए आप कुछ भी मान सकते हैं हिंदू धर्म के तौर पर। तो ये एक बहुत ही हम जिसे कह सकते हैं एक खतरनाक थीसिस है, और जिसको इस पुस्तक में बहुत से तथ्यों के साथ, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स के साथ काउंटर किया गया। फिर एक ये भी है कॉमन स्ट्रेन कि बार बार और बहुत ही परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, बहुत ही परोक्ष रूप में हिंदुइज्म को जो दूसरे धर्म है, चाहे वो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, इनके मुकाबले नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हम जो इस्लामिक शासन को महिमा मंडित करने वाले जो स्कॉलर्स हैं, जो हिंदूफोबिक स्कॉलर्स हैं, वो भी इस प्रकार का प्रोपोगंडा फैलाते हैं कि भारत में जितनी भी संस्कृति का विकास हुआ, गीत, संगीत, कविता, भक्ति, पोइट्री, इन सभी का विकास इस्लामिक रूलर्स के अंतर्गत हुआ, यानी कि इस्लामिक कल्चर की वजह से हमें इतने आर्ट और कल्चर फॉर्म्स मिल पाए। और इस बात को बहुत ही फैक्चुअली काउंटर किया गया है, इस पुस्तक में, ये कह के कि जब इस्लामिक शासन था भारत पर, जब मुगल रूल था, तो मुगल रूल उस वक्त, मुगल शासन पूरे भारत में नहीं था। तो अगर भारत की किसी दूसरी स्टेट में बैठकर कोई भक्ति पोइट्री लिख रहा था जो कि मुगल शासन के अंतर्गत नहीं आती थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मुगल पेट्रोनेज मिल रही थी। हो सकता है कि वो किसी हिंदू किंगडम में, किसी हिंदू रूलर के शासन के अंतर्गत वो उस प्रकार से कला का निर्माण करा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी बारीक बातें हैं जो कि आम लोग ये सब बातें नहीं सोचते। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी
अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा लिखा व्यक्ति रोमिला थापर की पुस्तकें पढ़ेगा या फिर शशि थरूर की पुस्तकें पढ़ेगा तो उसको तो यही लगेगा कि हाँ यही सब सच्चाई है, क्योंकि कोई भी इस तरीके से जाके इतनी रिसर्च नहीं करता। जो पुस्तकों में लिखा होता है ज़्यादातर लोग उसी बात को सच मान लेते हो, खास करके जब वो पुस्तकें बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों द्वारा लिखी गई हो। तो इसलिए इस तरीके का प्रोजेक्ट मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा हमें इसको लॉड करना चाहिए, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, कि इतने सारे रिसर्च को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, जो राजीव मल्होत्रा जी ने जो काम किया है, कि इतने सारे जो हिंदू फोबिक स्कॉलर्स हैं उनके क्रिटिक को सिर्फ एक ही किताब में और बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म पर लाना। विशेष करके क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में यहाँ पे एक हिंदू फोबिक स्कॉलर के बारे में मैं बात करना चाहूंगी थोड़ी, कंचा इलैया। और मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट चैप्टर है कंचा इलैया का। कंचा इलैया शेपर्ड ही अपने आप को कहते हैं और किसी बाहर के किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय में ही ये कार्यरत हैं, बहुत बड़ी पोजीशन में, और दलित स्कॉलर हैं, दलित क्रिश्चियन हैं, यानी कि दलित हैं जो कि क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए। और इनका जो चैप्टर है वो पढ़कर मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हतप्रभ रह गई, बिल्कुल हैरान हो गई कि इस प्रकार का विष कोई हिंदू धर्म के खिलाफ है, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई इस प्रकार का विष एक अकादमिक भाषा की आड़ में उगल सकता है, और इस प्रकार के व्यक्ति की पुस्तकें भी भला कोई प्रकाशित कर सकता है। मतलब इस तरीके की बातें हैं भारत की हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू धर्म की संस्कृति को लेकर, त्योहारों को लेकर, देवी देवताओं को लेकर इस प्रकार की अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है कि उसको आप कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकते। और फिर भी ये बहुत ही हैरानी की बात है कि इस प्रकार के ब्लेटेंटली हिंदू फोबिक व्यक्ति जो हैं वो एकेडमिक होने की आड़ में उनकी किताबें प्रकाशित भी हो जाती हैं और वो इतना नाम भी कमा लेते हैं और लोग उनकी बातों को गंभीरता से भी लेते हैं। तो ये एक पूरा इसमें एक दलित प्लॉय है, क्योंकि अगर आप किसी को काउंटर करेंगे इस प्रकार के स्कॉलर को तो वो एक दलित विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और ये एकेडमिया में आजकल एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है कि अगर कोई आपको फैक्ट से काउंटर करने का प्रयास करे तो आपके पास फैक्ट्स में तो कोई जवाब है नहीं, आप सिर्फ अपनी घृणा उड़ेल रहे हैं। तो और लेकिन अगर आप कोई आपको फैक्ट से काउंटर करे, आप जवाब नहीं दे पाए, तो आप सीधे सीधे दलित विक्टिम कार्ड के दे, क्योंकि मैं तो दलित हूं और तुम अपर कास्ट हो इसलिए तुम मेरे खिलाफ ये भेदभाव कर रहे हो। तो इस दलित विक्टिम कार्ड को काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए ये जो पूरा लेफ्ट लिबरल कबाल का जो प्रोपेगेंडा का इकोसिस्टम है वो इस प्रकार के दलित स्कॉलर्स को बहुत फील करता है, ताकि क्योंकि उनको काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंचा इलैया का पूरा चैप्टर है और इस तरीके की बातें लिखी है, मतलब मैं क्या बताऊं कि उनको ऐसी बातें लिखी हैं कि अगर मतलब हिंदुइज्म से इतनी ज़्यादा घृणा है कि अगर कोई हिंदुइज्म की मेरे सामने बात भी करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर अत्याचार हो रहा है। और कुछ बातें बहुत हास्यास्पद भी हैं, जैसे कि एक बात इस पुस्तक में ये बताई गई कंचा इलैया की जो थ्योरी है या प्रोपेगेंडा है उसके बारे में, कि उनका कहना है कि चूंकि जो हिंदू हैं वो गाय को पूजते हैं और गाय श्वेत वर्ण की होती है, गाय सफ़ेद रंग की होती है, तो इसलिए हिंदू जो हैं वो दलितों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, काले लोगों से घृणा करते हैं। जबकि जो भैंस है वो काले रंग की होती है, तो भैंस जो है वो द्रविड़ों का मतलब द्रविड़ों का सिंबल है। तो ये मतलब कैसी अजीबोगरीब बेसिर पैर की बात, गाय तो वाइट कलर की भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है, काले रंग की भी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की मतलब बेसिर पैर की दलीलों को एज एन एकेडमिक स्कॉलरशिप पास किया जाए। सबसे हैरानी की बात है कि लोग इन बातों को गंभीरता से भी लेते हैं। खैर मुद्दे पर आते हुए कंचा इलैया, जैसा कि मैंने कहा कि एक क्रिश्चियन है, दलित क्रिश्चियन, तो इनका जो एजेंडा है पूरी स्कॉलरशिप में इनका एजेंडा साफ है कि इनका कहना है, और ये बिल्कुल अपने वर्ड्स मिन्स नहीं करते, बिल्कुल सीधे तौर पर कहते हैं कि हिंदू धर्म बैकवर्ड है और हिंदू धर्म मानवता का शत्रु है, और इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि हम क्रिश्चियनिटी अपनाएं। और ये पूरे भारत में क्रिश्चियन कन्वर्जन्स के लिए रास्ता साफ करना चाहता है, मैदान छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर सब लोग भारत में क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाएंगे तभी इन लोगों का भला हो पाएगा और तभी देश का भला हो पाएगा। हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व की जिस डिबेट के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, जिस पर मैंने एक अलग से पूरी स्टोरी भी की थी, तो ये मेरे लिए भी एक नई जानकारी थी। उस डिबेट का के जो पूरे एकेडमिक ओरिजिन्स है उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो कई स्कॉलर्स, विशेष करके एक तो ऑड्री टुस्के और शशि थरूर और देवदूत पटनायक भी मेरे ख्याल से,
तो ये जो स्कॉलर्स है, कई स्कॉलर्स जो हैं हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच का ये जो आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन है ये इन लोगों ने क्रिएट किया है, इसको डिफाइन भी किया है। बल्कि मैंने एक हिंदुत्व हैरेसमेंट फील्ड मैनुअल की बात की थी जब मैं सिएटल कास्ट लेजिस्लेशन पे एक स्टोरी कर रही थी। तो ये हिंदुत्व हैरेसमेंट फील्ड मैनुअल जो है, जो इस प्रकार के हिंदूफोबिक डॉक्यूमेंट है, इसके मेन क्रिएटर्स में भी ऑड्रे टुश्के एक है, ऐसा इस किताब का कहना है। तो हिंदुइज्म एक अच्छा धर्म है, लेकिन जो हिंदुत्ववादी हैं वो सेकुलर विरोधी हैं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना चाहते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से घृणा करते हैं। इसलिए हमें एक अच्छा हिंदू होना चाहिए, प्लूरलिस्टिक होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, हिंदुत्ववादी नहीं होना चाहिए। यही सब बातें वगैरह वगैरह, यही सब बातें आपको शशि थरूर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जो कि अपने आप को एक हिंदू भी कहते हैं और हिंदुइज्म को अच्छा भी मानते हैं, लेकिन करके बहुत सारी बातें कह देते हैं कि हमें कन्वर्जन के खिलाफ नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों का अपना मन है, हिंदुइज्म किसी पे दबाव नहीं डालता वगैरह वगैरह। तो एक प्रकार से कन्वर्जन्स को भी वाइट वॉश करते हैं शशि थरूर की आड़ में। तो ये हिंदुइज्म और हिंदुत्व की जो डिबेट है उसका पूरा एकेडमिक एंगल, उसकी जो पूरी एकेडमिक थ्योरेटिकल ओरिजिन्स है वो आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगी, और कैसे हिंदुत्व का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्शन है वो उसके खिलाफ जाती है और एक मनगढ़ंत डेफिनेशन हिंदुत्व की गढ़ते हैं ये हिंदू फोबिक स्कॉलर्स। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भारत में हिंदू वर्ग है वो किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल ना हो पाए, राजनीतिक रूप से सजग ना हो पाए, अपने अधिकारों को लेकर कोई बात ना करे, अपने इतिहास पे गर्व ना करे। अगर दूसरे हिंदुओं के के खिलाफ अत्याचार हो रहे, कोई कुछ उनके अगेंस्ट कोई लॉबिंग हो रही, तो उसके बारे में कुछ ना बोले, यानी कि बस चुपचाप बैठ के अपना धर्म फॉलो करे, प्राइवेट स्फीयर में, पब्लिक स्फीयर में कुछ ना बोले। तो ये एक लेफ्ट लिबरल कबाल का बहुत ही एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जो इस किताब ने एक्सपोज किया है। फिर एक बेहद महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक में है कि किस प्रकार से जो हिंदू टेक्स्ट है, जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनको गलत लाइट में प्रस्तुत किया गया है तोड़ मरोड़ के। चाहे वो वेद हो, वेदांत हो, या फिर हमारे हिंदू ग्रंथ हो, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, या फिर श्रीमद् भगवद गीता हो, किस प्रकार से इनको गलत कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत करके और इनके मीनिंग को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। आज के समय में आप हम बहुत सारी बातें सुनते हैं अपने धार्मिक टेक्स्ट के बारे में, हिंदुओं के जो भी धार्मिक टेक्स्ट हैं, कि किस प्रकार से ये टेक्स्ट पेट्रियार्कल हैं, मिसोजिनिस्ट हैं, एंटी वुमेन है, एंटी दलित है, ये वो। तो आपको जो कॉमन मीडिया स्फीयर में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो इन्हीं सब बातों के जो ओरिजिन्स हैं वो इन्हीं एकेडमिक डिबेट्स में हैं, और वो क्या ओरिजिन्स है ये सब आपको इस पुस्तक में जानने समझने को मिलेंगे अगर आप ये पुस्तक पढ़ेंगे। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठाई है कि जिस वजह से हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो इस प्रकार से मिस अप्रोप्रिएट होते हैं, उनके बारे में गलत धारणाएं बनती हैं, उसकी सबसे पीछे की वजह ये है कि ये जो वेस्टर्न संस्कृत स्कॉलर्स हमारे धर्म ग्रंथों को ट्रांसलेट करते हैं, जब इनका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो ये अनुवाद पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होता है। ये एक बायस्ड अनुवाद होता है, यानी कि एक एब्राहमिक लेंस से, एक पश्चिमी सभ्यता की लेंस से, या फिर अगर थ्योरेटिकल लेंस भी कहें तो जो वेस्टर्न एकेडमिया की थ्योरेटिकल लेंस है उस लेंस से ये अनुवाद करते हैं। और क्योंकि इन्हें हमारे धार्मिक ट्रेडिशंस के बारे में कोई जानकारी तो होती नहीं, और ना ही ये कोई इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी दुनिया में रहते हैं। जो भारत के स्कॉलर्स हैं या फिर जो लोग इन धर्म ग्रंथों को फॉलो करते हैं उनसे किसी भी प्रकार का डायलॉग स्थापित नहीं करना चाहते। तो इसलिए एक बहुत ही बायस्ड लेंस से हिंदू धर्म के ग्रंथों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर उनका अनुवाद करते हैं, और इसीलिए इनका इंटरप्रिटेशन बहुत ही बायस्ड रहता है, क्योंकि कई बार इनका खुद का जो उसके पीछे जो भी फैक्टर्स हैं, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के विरोध में घृणा भरी होती है, उनका खुद का दिमाग भी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहता है। फिर संस्कृत को लेके 2-3 एसेज हैं, विशेषकर कि उन स्कॉलर्स के ऊपर, जैसे कि एक एसे शेल्डन पोलक के बारे में है और एक एसे माइकल विट्जल के बारे में है, और ये दोनों ही बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड में या फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में प्रतिष्ठित संस्कृत की चेयर है, संस्कृत के प्रोफेसर्स हैं, कि किस प्रकार से हिंदूफोबिक स्कॉलर्स जो कि संस्कृत को स्टडी करते हैं, जो कि संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, वो खुद संस्कृत के विरोध में प्रोपोगंडा करते हैं, संस्कृत को डिमोनाइज करते हैं। आपको तमाम तरीके की बातें इनकी रिसर्च में मिलेगी कि किस प्रकार से ये प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि संस्कृत जो है वो एक पावर स्ट्रक्चर में एम्बेडेड भाषा है, यानी कि एक
राजसी भाषा है, आम लोगों से, आम जनमानस से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, और इसलिए हायरार्की, एक्सप्लॉयटेशन, पावर स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें संस्कृत में इनबिल्ट हैं, और आज के समय में संस्कृत का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये एक प्रकार से संस्कृत स्कॉलर होने की बात तो करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में ये संस्कृत के विरोध में ही लॉबिंग करते हैं और संस्कृत को नीचा दिखाते हैं। तो उसमें बहुत सी बातें, बहुत सी टेक्निकल बातें हैं जिनकी जानकारी मुझे भी इतनी नहीं है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन मोटे तौर पर आप यही समझ सकते हैं कि जो एक संस्कृत विरोधी एक प्रोपोगंडा होता है, उसको भी इस पुस्तक में, उसके बारे में भी, उसके जो बेसिक्स हैं आपको जानने को मिलेंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वैसे तो जितने भी हिंदू फोबिक स्कॉलर्स हैं, और ये मेरे लिए भी एक आई ओपनिंग बुक थी, क्योंकि इतना हम नहीं सोच सकते कि इतना विष हिंदू धर्म के बारे में कोई उगल सकता है। कुछ बातें तो हम सुनते हैं, थोड़ा बहुत तो हमें मालूम होता है, हमें जानकारी होती है, लेकिन इस प्रकार से इतने सुनियोजित ढंग से कोई इतना विषैला प्रोपेगेंडा चलाता है भारत के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ, ये जानना समझना बहुत कठिन होता है, और इसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। इसलिए आप सभी को किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इसमें वैसे तो ये सभी लोग, इनकी जो विचारधाराएं हैं, सभी बेहद खतरनाक है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इसमें डिस्टर्बिंग और ख़तरनाक लगे वो है शशि थरूर और देवदूत पटनायक और रामचंद्र गुहा भी। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि बाकी सब जो हैं, बाकी सब एकेडमिक राइटर्स हैं, तो इनकी जो राइटिंग्स हैं, हालांकि इनकी विचारधारा एकेडमिक तक सीमित नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी राइटिंग्स जो है वो एक एकेडमिक सर्कल्स तक सीमित है। लेकिन जब शशि थरूर की और रामचंद्र गुहा की और देवदूत पटनायक की बात आती है, तो इनकी राइटिंग्स जो हैं वो इस प्रकार से पब्लिक स्फीयर में फैली हुई हैं। ये लोग जनरल इंटरेस्ट की बुक्स भी लिखते हैं, और ये सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं तमाम तरीके से, और आपको मीडिया स्पेस में भी, समाचार पत्र में इनके आर्टिकल्स छपते हैं, या फिर डिजिटल मीडिया में भी इनकी प्रेजेंस है। तो जो हिंदू हैं, जो एजुकेटेड हिंदूज हैं, या फिर दूसरे धर्म के भी जो एजुकेटेड लोग हैं, या फिर जो वेस्टर्नर्स भी हैं, वो इनके प्रति, खास करके इंडियंस में कहूँगी, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि इनकी किताबें पढ़ के, इनकी बातें सुन के वो हिंदू धर्म के बारे में गलत धारणाएं बना सकते हैं, और बल्कि बनाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग हिंदू हैं और ख़ुद को हिंदू कहते भी हैं, और ये भी कहते हैं कि हिंदुइज्म हाँ बहुत अच्छा धर्म है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन, और फिर लेकिन करके जो बातें आती हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सीधे तौर पर हिंदू धर्म से घृणा करता है या उसके विरोध में विष उगलता है, उसको काउंटर करना इतना कठिन नहीं होता, क्योंकि उसकी बातें इतनी ज़्यादा बायस्ड हैं पहले से ही। लेकिन ये लोग बहुत चालाकी से अपना ताना बाना प्रोपेगेंडा बुनते हैं। जैसे कि अगर हम शशि थरूर की बात करें, तो शशि थरूर की अगर आप पुस्तकों का टाइटल देखेंगे, वाई एम ए हिंदू, तो आपको यही लगेगा कि वो हिंदुइज्म के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। आपके लिए ये समझना, जब तक आप इतनी स्टडी नहीं करेंगे, तो आपके लिए ये समझना बहुत कठिन होगा कि शशि थरूर का वास्तविक एजेंडा क्या है। उनका वास्तविक एजेंडा ये है कि वो ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में बहुत मल्टीप्लिसिटी है, प्लूरलिज्म है, ये है, वो है, तो हिंदू धर्म में सब कुछ स्वीकार है, यानी सब कुछ हिंदू धर्म में, यानी कि लोगों को पूजा पाठ सब कुछ भूल जाना चाहिए, अपनी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं और अपनी जो हिस्ट्री है उसको डिस्क्रेडिट करना चाहिए। तो हिंदू धर्म को सेकुलर बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस प्रकार से सेकुलर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो उसकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मिट जाएं। और इसी कोशिश में ये जो हिंदू फोबिक स्कॉलर्स हैं ये लगे हैं। जैसे कि देवदूत पटनायक के बारे में जो चैप्टर है उसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, रामायण महाभारत, देवदूत पटनायक उनको बहुत ही सतही तौर पर इंटरप्रेट करते हैं और ओवर सिंप्लीफाई करके उनमें से मैनेजमेंट फंडे निकालते हैं। तो ये चीज़ें, इनके बारे में, ये ऐसी चीज़ें हैं इनके बारे में जब हमें पता भी नहीं होता। तो इसलिए देवदूत पटनायक पर तो खैर मुझे लगता है कि एक अलग पूरी स्टडी करनी चाहिए। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये पुस्तक बहुत अच्छी पहल है इन हिंदू फोबिक स्कॉलर्स के विरोध में हमें सचेत करने के लिए। और राजीव मल्होत्रा जी इस प्रकार की पुस्तकें लिख रहे हैं और इतने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और इस प्रकार के स्कॉलर्स को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसे और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है हिंदू फोबिक स्कॉलर्स को काउंटर करने के लिए, क्योंकि काउंटर करना तो बहुत दूर की बात है। अभी आई थिंक हमारी जो सोसाइटी है वो यही डिबेट कर रही है कि ये होता भी है या नहीं होता है, कि ये हिंदू फोबिया कुछ है भी या फिर ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है राइट विंग का। तो ये राइट विंग जो वर्ड है उसको जिस तरीके से राष्ट्रवादी लोगों के साथ जोड़ा जाता है, ये भी एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। जैसे कि अगर आप अमेजोन पर जाएंगे
और बुक्स अबाउट हिंदुइज्म अगर आप टाइटल डालेंगे तो अमेजोन आपको शशि थरूर की किताबें दिखाएगा, राजीव मल्होत्रा जी की किताबें नहीं दिखाएगा, बाद में दिखाएगा। तो ये एक प्रकार का बायस है जो कि राजीव मल्होत्रा जी जैसे इंटेलेक्चुअल्स को तो एक राइट विंग इंटेलेक्चुअल के तौर पर पोर्ट्रे करता है, जबकि उन्होंने खुद अपने आप के लिए कभी भी राइट विंग शब्द का प्रयोग नहीं किया। एक इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय शब्द का प्रयोग वो जरूर करते हैं, और वो एक इंटेलेक्चुअल हैं इस प्रकार के जो कि इन सभी ये जो प्री मीडिएटेड थ्योरीज हैं और जो भारत के खिलाफ जो प्रोपोगंडा है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें खुद की सोच बदलनी होगी, और ऐसे भी बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स आने चाहिए भारत की तरफ से जो कि इस प्रकार के प्रोपोगंडा को काउंटर करे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।